हेलो स्टूडेंट्स, हमने रिफ्लेक्शन चैप्टर की थ्योरी काफी डिस्कस कर ली। बहुत सारे लेक्चर्स हो गए हमारे थ्योरी लेक्चर्स, हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए उसमें। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एनसीईआरटी। हमने क्या किया बेटा, आपका एनसीईआरटी में चैप्टर पूरा एक ही है, आपका लाइट चैप्टर है, पर हमने क्या किया, उसे दो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम अच्छे से डीपली कंसेप्ट्स को समझ सकें। तो अभी हम कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट, जो कि पूरा चैप्टर बनाया गया है यहां पर। तो हमने क्या किया है, एनसीईआरटी के जो आपके क्वेश्चंस हैं इंटेक्स प्लस एक्सरसाइज, उन क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया है। जो क्वेश्चन रिफ्लेक्शन के हैं उन्हें हम हमारे इस रिफ्लेक्शन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन आपके रिफ्रैक्शन में है उन्हें हम हमारे रिफ्रैक्शन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर है, जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके मिक्स है, तो वहां पर जो क्वेश्चन नंबर्स है, यहां पर क्वेश्चन नंबर वही दिए गए हैं ताकि आपको एक्सरसाइज में सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। इतनी बात क्लियर। अभी का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हमारे एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये दोनों एक साथ इसीलिए कर दिए क्योंकि रिफ्लेक्शन के सिर्फ दो ही एग्जाम्पल हैं, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाते, तो उनको हमारे जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं उनके साथ क्लब कर दिया। पेज नंबर आपका मेंशन किया गया है और जो एग्जाम्पल नंबर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही रखा गया है जो आपकी एनसीईआरटी का है। रिफ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप आपके नेक्स्ट चैप्टर जो रिफ्रैक्शन का है पार्ट 2, दैट इज रिफ्रैक्शन, वहां पर डिस्कस करोगे। स्टार्ट करें अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, ये शेडिड हटा देते हैं भाई, ये पहले क्लास में पढ़ाया था तो तब का ही लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस हमने डिफाइन करना है। देखो यहां पे तो आपको समझा रहे हैं, हम प्रॉपर रे डायग्राम बनाएंगे, समझाया जाएगा, आफ्टर दैट डेफिनेशन देंगे। अगर आपका एग्जाम है, एग्जाम में आप अगर रे डायग्राम बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास टाइम कम है तो डायरेक्टली आप डिफाइन कर दो प्रिंसिपल फोकस को। क्लियर इतनी बात। अब कैसे करेंगे देखो जरा, हमें कनकेव मिरर लेंगे। कनकेव मिरर कैसे पता चला हमारे पास, ये देखो आउटर बल्क्ड सरफेस जो है ये हमने क्या किया हुआ है, यहां पर शेडिंग की हुई है। शेडिंग मतलब यहां पर सिल्वरिंग कोटिंग है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर होगा। कनकेव मिरर इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते थे, ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपके पास पोल हो गया। जहां पर आपने कंपास प्लेस की थी, कंपास की निडल प्लेस की, ये कर्वेचर ड्रॉ करने के लिए, वो क्या हो जाएगा आपका सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल यहां से एक इमेजिनरी लाइन पास करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने क्या किया था, फोकस लोकेट करने के लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज लेकर के आए थे। ये इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। तो सेंटर से आप क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे। यहां पे अभी नॉर्मल ड्रॉ करके हमने नहीं दिखाया क्योंकि सिंपल एक्सप्लेन करना है। तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे, हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उतना ही हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये इंसिडेंट रेज यहां से रिफ्लेक्ट होके दोनों की दोनों प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर होगा, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो ऐसे ही हम डिफाइन कर देंगे। क्या कहते हैं, द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो जो हमारी इंसिडेंट रेज थी वो क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ, कन्वर्जेस एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कन्वर्जेस एट ए पॉइंट, कन्वर्जेस एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस मेंशन करना है, क्योंकि ये फोकस आपका जो पॉइंट है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिलेगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, दिस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। इसे ही हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो क्या किया, हम इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के आए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हुई, या आप कह लो इंटरसेक्ट हुई। तो ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसे हम क्या बोलते हैं, हमारे कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स में कैसे था, कन्वेक्स में बैक ड्रॉ करना पड़ रहा था, वो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस था प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है प्रिंसिपल एक्सिस पर। ध्यान रखना है, तो वर्ड्स प्रॉपर लिखने हैं हमने। पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 168 पर। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे, पेज नंबर 168, वहां पर आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ 4 क्वेश्चन है इंटेक्स्ट, उसका पहला क्वेश्चन हो गया आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। देखो बेटा यहां पर उसने स्फेरिकल मिरर यानी यहां पर उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि हम कनकेव लें या कन्वेक्स लें, कुछ मेंशन नहीं किया। तो जो वैल्यू दी हुई है प्लस माइनस आप उसको एज इट इज उठा लो। कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है स्फेरिकल मिरर का, 20 सेंटीमीटर है। तो हम r इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एज इट इज लिख देंगे। अगर वो स्पेसिफाई करता कि कनकेव मिरर, तो हमें पता है कि कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव में होता है, तो हम -20 प्लेस करते हैं यहां पर। कन्वेक्स मिरर बोलता तो वो तो पॉजिटिव ही होता है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी फिर यहां पर। तो यहां पर उसने ना कनकेव मेंशन किया है ना कन्वेक्स मेंशन किया, सिंपल बोल दिया है स्फेरिकल मिरर। तो यहां पे 20 दिया, 20 अगर कुछ भी साइन मेंशन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम पॉजिटिव ही लिख देंगे। क्लियर इतनी बात। आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमें रिलेशन पता होता है। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ, यानी क्या हो जाएगा आपके पास 20/2 मींस आपके पास 10 सेंटीमीटर, जो भी हमें स्फेरिकल मिरर दिया गया है उसकी फोकल लेंथ होगी। थ्योरी लेक्चर में हमने प्रॉपर ये रिलेशन f इज इक्वल टू r/2 या हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू 2f, ये प्रॉपर रिलेशन हमने डिराइव भी करके देखा था कि ये रिलेशन हमारे पास कैसे आया। क्लियर इतनी बात। बहुत, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी 168 पेज पर ही आपका और सेकंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट एंड एनलार्ज, देखो एक वर्ड से ही क्लियर हो जाता है हमारे पास कि ये एनलार्ज वर्ड लिखा हुआ है यहां पर। एनलार्ज इमेज सिर्फ और सिर्फ एक ही मिरर बनाता है हमारे पास, कनकेव मिरर बनाता है। पर एनलार्ज इमेज जो थी वो दो केसेस में थी हमारे पास। एक थी जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं बिटवीन C एंड F, और एक थी हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं बिटवीन P एंड F, यानी फोकल लेंथ में रखते हैं, और दूसरा था रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। दो केस थे हमारे पास। तो कनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, हमारे पास प्रिंसिपल फोकस सॉरी आपका पोल हो गया। आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से लाइन पास करेगी, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर में प्रिंसिपल फोकस हो गया आपके पास। अब एनलार्ज दो केस थे, जब हम ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F रखते थे तब भी हमें मिलती थी, जब हम ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F रखते हैं तब भी हमें इमेज मिलती है एनलार्ज। लेकिन फर्क क्या है, जब हम बिटवीन C एंड F प्लेस करते थे तो रे डायग्राम ध्यान से देखो जरा, हमारे पास जो इमेज मिलती है वो बियॉन्ड C मिलती थी, बियॉन्ड C। और कैसी मिलती थी, एनलार्ज मिलती थी, बड़ी मिलती थी। लेकिन वो इमेज कैसी होती थी आपकी, इन्वर्टेड होती थी, इस तरह से डाउनवर्ड होती थी हमारी इमेज। और जब हम बिटवीन P एंड F रखते थे तो हमारे पास जो इमेज मिलती थी वो एनलार्ज थी और इरेक्ट थी हमारे पास, वर्चुअल। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट P एंड F प्लेस की, हम रूल्स अप्लाई करेंगे, हमने थ्योरी लेक्चर में किए हैं रूल्स। एक हम रे लेकर के गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये रे रूल क्या कहता है, जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के जाते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर के कहां से पास करती है, प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। तो ये हमारी प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएगी। फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया। सेकंड रूल हम लेके गए पोल की तरफ, तो हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, उतना ही हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और ये इस तरह से पास कर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। जो बेस से, ऑब्जेक्ट के बेस से मूव करेगी, देखो वो परपेंडिकुलरली जाके स्ट्राइक करेगी और वो परपेंडिकुलरली ही वापस आ जाती है। इससे हम क्या करते थे कि हमारी जो इमेज होगी उसका बेस प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा, और हमने जो इंसिडेंट रे स्टार्ट किए हैं वो ऑब्जेक्ट के हेड से स्टार्ट की है। तो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करती हैं या बैकड्रॉ होने पर मीट करेंगी, वो लोकेशन किसकी होगी, हमारी हेड की लोकेशन होगी। अब देखो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज जो येलो से दिखाई गई हैं, ये आपस में मीट तो कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें बैक ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट रे को बैक ड्रॉ किया, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे को बैक ड्रॉ किया, तो ये एक हमें पॉइंट मिल गया। हमें ऐसा लगेगा जब पर्सन यहां से देख रहा होगा तो उसे ऐसा लगेगा ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। तो ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हमें क्या देता था, लोकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज देता था। अच्छा, ये इंसिडेंट रेज हमारी कहां से स्टार्ट हुई थी, हेड से। तो ये पोजीशन हमारी किसकी होगी, हेड की पोजीशन होगी इमेज की, और इमेज का बेस वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा। तो इस तरह से हम ड्रॉ करते थे। तो ये आपके पास हेड हो गया। हेड हम कैसे दिखाते हैं, एरो मार्क से। तो कैसा मिरर है हमारे पास, कनकेव मिरर है, जो हमें एनलार्ज इमेज देगा, एनलार्ज के साथ साथ इरेक्ट इमेज देगा। और पोजीशन क्या, अगर इसमें ये भी पूछ लेता कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि एनलार्ज इमेज तो हमें बिटवीन C एंड F प्लेस करके भी मिलती है ऑब्जेक्ट, पर उस केस में इमेज हमारी कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो हमारे पास मिरर हो गया कनकेव,
और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ, यानी प्रिंसिपल आपका पोल हो गया, बार बार प्रिंसिपल एक्सिस निकल आता है, आपका पोल हो गया, पी स्टैंड्स फॉर पोल, और आपका प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच में आप अपनी ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस करोगे। क्लियर हो गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, रे डायग्राम में आना चाहिए था। थर्ड क्वेश्चन इंटेक्स का ही, सेम पेज आपका 168। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी आपका पेज नंबर सेम है, फोर्थ क्वेश्चन होगा। कहता है व्हाई डू वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। कहते हैं जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स होते हैं, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, उसमें रियर व्यू मिरर होता है कि बैक साइड से जो व्हीकल आ रहा है उसे देखने के लिए साइड में लगा होता है, चाहे आप कार में मूव कर रहे हो, एक्टिवा है, मोटरसाइकिल है, रियर व्यू मिरर, उसको रियर व्यू मिरर, रियर मतलब बैक साइड व्यू देखने के लिए हम मिरर यूज करते हैं। कहता है वो हमेशा कन्वेक्स मिरर ही क्यों लिया जाता है। इसके दो रीजन है। पहली बात तो ये होती है कि रियर व्यू आपका जो ये कन्वेक्स मिरर है, ये हमेशा और हमेशा, रे डायग्राम अगर हम ध्यान से देखें, हमेशा ये इरेक्ट इमेज बनाएगा। जरा सोच के देखो, अगर कनकेव मिरर होता, ऑब्जेक्ट अभी दूर है, उसकी इमेज बन रही है इन्वर्टेड, थोड़ा सा पास आएगी उसकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी और काफी बड़ी बनेगी इमेज, और पास आएगी तो उसकी इरेक्ट हो जाएगी इमेज। तो जो पर्सन व्हीकल चला रहा है अपना, वो तो बैक जो पीछे से जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनको देख के परेशान हो जाएगा, यार कभी ये इन्वर्टेड इमेज बन जाती है, कभी बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, इतने में वो परेशान होकर के खुद ही एक्सीडेंट कर देगा। तो पहली चीज, इमेज हमेशा और हमेशा कैसी बननी चाहिए, इरेक्ट बननी चाहिए, पहली बात। अब जब इरेक्ट बननी चाहिए तो दिमाग में आता है सर प्लेन मिरर भी तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, फिर कन्वेक्स मिरर ही क्यों, प्लेन मिरर यूज कर लेते हैं हम। दूसरी बात, अब ये दूसरा कारण एक और, पहला हमारे पास क्या था, पहला रीजन था हमारे पास कि हमेशा जो है वो इरेक्ट इमेज बननी चाहिए। तो उसमें दो ऑप्शन आ गई, एक ऑप्शन हमारे पास आ गई कन्वेक्स की और दूसरी ऑप्शन आ गई हमारे पास प्लेन मिरर की। दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पर दूसरी एक और हमारे पास रिक्वायरमेंट है, वो है व्यू फील्ड, यानी जो पीछे का एरिया हमें दिख रहा है वो ज्यादा से ज्यादा दिखना चाहिए। तो उसके केस में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहती है, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट कि हमारे पास एक तो इरेक्ट इमेज बननी चाहिए, दूसरा जो हमारा व्यू फील्ड है कि जो एरिया कवर करें हम पीछे की तरफ वो ज्यादा एरिया कवर हो, ताकि हम ज्यादा दूरी तक देख सकें, ज्यादा दूरी मतलब वाइड देख सकें हम, कि इधर उधर से कहीं और भी व्हीकल आ रहा है दूसरी डायरेक्शन से तो हम लोकेट कर सकें, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस हमारे मिनिमम रहेंगे। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट आपका सिर्फ एक ही मिरर फुलफिल कर पा रहा है, दैट इज अवर कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर सिर्फ एक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहा है, दैट इज इरेक्ट इमेज। तो दो रिक्वायरमेंट हो गई। पहला देखो, ज्यादा वाइड एंगल, यहां से लेकर के इतना दूर तक कवर कर लिया। अगर प्लेन मिरर होता तो वो इतना एरिया कवर नहीं कर पाता। दूसरा देखो, आपके पास एक ऑटोमोबाइल क्लोज है और दूसरा बहुत दूर है, सबकी इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट कैसे कि जो ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट की है बिल्कुल वैसे ही ओरिएंटेशन हमारी इमेज की होती है। दूसरा देखो जरा, प्लेन मिरर कितना थोड़ा सा एरिया कवर किया है इसने, और कन्वेक्स मिरर को देखो यहां से लेकर के यहां तक बहुत सारा एरिया कवर किया है। और पर्सन को देखो और दूर ट्रीज को देखो, सबकी इमेज कैसी है, इरेक्ट इमेज है। तो दोनों रिक्वायरमेंट है हमारी, फर्स्ट वन इज इरेक्ट एंड द सेकंड वन इज लार्जर फील्ड व्यू। तो इस वजह से हम हमारे जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो कन्वेक्स मिरर के बनाए जाते हैं। तो क्या है, कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स बिकॉज इट ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज। हमेशा और हमेशा क्या देंगे आपको, इरेक्ट इमेज देंगे, एंड इट्स फील्ड ऑफ व्यू इज मच लार्जर देन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से बहुत ज्यादा, देखो जरा यहीं पे पता चलेगा आपको, प्लेन मिरर देखो कितना थोड़ा सा कवर किया है, और कन्वेक्स देखो यहां से पूरा कितना सारा कवर कर लिया इसने। तो उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कन्वेक्स मिरर का लार्जर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्लियर? आई होप पूरा समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर। ये आपके इंडेक्स खत्म हो गए। अब आपका एग्जाम्पल है पेज नंबर 170 पर, एग्जाम्पल 10.1 है आपके पास। एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे, शायद लेफ्ट हैंड साइड आपकी एनसीईआरटी के पेज पर है एग्जाम्पल 10.1। अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या कहता है क्वेश्चन में, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। भाई कन्वेक्स मिरर, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया, रियर व्यू देखने के लिए कन्वेक्स मिरर यूज किया हुआ है। ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। 3 मीटर का इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। कन्वेक्स मिरर है तो साइन कन्वेंशन ध्यान में लेकर के आओ कि कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है।
तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, r इज इक्वल्स टू +3 मीटर। 0.00 इतना लिखने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, +3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी एक बस इस मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी आपको बेसिकली क्या दिया गया है, बस की यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है, मींस u दिया गया आपके पास। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, तो हम क्या लिखेंगे, u इज इक्वल्स टू -5 मीटर। अब आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन, यानी हमें v फाइंड आउट करना है, नेचर यानी रियल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, वो फाइंड आउट करना है, एंड साइज ऑफ इमेज ये फाइंड आउट करना है, यानी हमें v नेचर और साथ साथ h डैश फाइंड आउट करना है, यानी इमेज, साइज ऑफ इमेज ये फाइंड आउट करना है हमें। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अंदर बस की वो तो दी नहीं हुई, हमें हाइट तो दी नहीं हुई, बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, तो साइज ऑफ इमेज की जगह हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, यहां पर हम फिर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर देंगे। यहां पे आई होप मेरे ख्याल से क्वेश्चन में आपके पास, देखें जरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, लिखा तो साइज ही हुआ है h डैश, तो यहां पर ना बेटा फिर आपको मैग्निफिकेशन ही होगा, क्वेश्चन में साइज की जगह मैग्निफिकेशन आएगा आपके पास। तो h डैश हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चाहिए, तो हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लेंगे कि मैग्निफिकेशन कितनी है, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट की हाइट यानी h नहीं दिया गया तो भी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हमने किया था, हम v और u को रिलेट कर लेंगे आपस में। क्लियर, चलो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें क्या कह रहा है कि v यानी हमें इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हमने थ्योरी लेक्चर में फॉर्मूलाज किए हैं, v डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, v इज इक्वल्स टू uf बाय u माइनस f, डायरेक्टली फॉर्मूला प्लेस कर देंगे। अच्छा, फोकल लेंथ हमारे पास नहीं है, फोकल लेंथ हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 3 मीटर है तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, +1.5 मीटर, दैट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैल्यूज प्लेस कर दो, u है हमारे पास -5, दैट इज -5 प्लस ऑफ फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है uf, u आपके पास सॉरी मल्टीप्लाई में था, इसको मल्टीप्लाई करो, u आपके पास अगेन -5 माइनस ऑफ 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखो 15 5 75 होता है, यानी अबव आपके पास आ गया -7.5 और डाउनवर्ड हमारे पास कितना आ गया -5 माइनस माइनस माइनस, यानी दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, दैट इज -6.5 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गई, नेगेटिव से नेगेटिव हमारे पास कैंसल हो गया, तो कितना मिला आपके पास, दैट इज 7.5 डिवाइडेड बाय 6.5। 7.5 को 6.5 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.15 आंसर आ जाएगा, तो v हमारे पास 1.15 मीटर आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, कन्वेक्स मिरर था, कन्वेक्स मिरर में जो इमेज है आपकी, रे डायग्राम ध्यान करो, इमेज हमेशा और हमेशा मिरर के बिहाइंड बनती है, यानी वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहां पे भी हमारे पास v क्या आया है, पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब ठीक है, हमने वर्चुअल इमेज जो सोची थी कि v पॉजिटिव आना चाहिए, तो v हमारे पास पॉजिटिव है। तो नेचर में क्या क्या लिखेंगे हम, पहला आ गया हमारे पास वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हम थ्योरी लेक्चर्स में बहुत पढ़ते आए हैं कि वर्चुअल इमेज हमेशा और हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो एक बार हम मैग्निफिकेशन निकाल लें कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है, उसके बेसिस पर हम बिल्कुल कंफर्म कर देंगे। अगर मैग्निफिकेशन हमारी पॉजिटिव आती है, इसका मतलब हमारी इमेज इरेक्ट है, वो तो हम देखो पहले ही पता है कि कन्वेक्स मिरर हमेशा और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है। फिर भी चलो एक बार कर लेते हैं। m का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, h डैश बाय h इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय u, ये होता है हमारे पास। अच्छी बात है, देखो हमारे पास h डैश, जैसे क्वेश्चन बोल देता साइज ऑफ इमेज फाइंड आउट करो, भाई हमें h तो दिया ही नहीं गया, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट तो दी नहीं गई, तो h डैश हम ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहां तो हमारे पास h होता तो हम h इधर मल्टीप्लाई करते और h डैश फाइंड आउट कर लेते। साइज ऑफ इमेज अगर h नहीं है, इसका मतलब बेसिकली मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करके दे देंगे। तो v और u की वैल्यूज तो हमारे पास है, प्लेस कर दो। अच्छा, एक बात और, कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम से क्या लगता है मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, एक तो पॉजिटिव आएगा, दूसरा
इमेज जो बनती थी हमेशा और हमेशा वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनती थी, यानी m जो है एक तो पॉजिटिव होगा और मैग्नीट्यूड उसका लेस देन 1 आना चाहिए हमारे पास। कितना? लेस देन 1। चलो प्लेस करते हैं माइनस। v कितना है हमारे पास? 1.15 अपॉन, अच्छा u कितना है हमारे पास? कहां गया? -5। ये -5, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा आपके पास, तो कितना हो जाएगा? 1.15 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो क्लियर बात है भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब लेस देन 1 ही आएगा। एक बार डिवाइड कर लेते हैं, 1 एज इट इज डेसिमल हो जाएगा, 0.11 हो गया, तो 5 to the 10, 1 रिमाइंडर हो जाएगा आपके पास, तो 5 3 the 15, तो 0.23 हमारे पास जो है वो मैग्निफिकेशन आई है। अब देखो लेस देन 1 है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज है, तो हम क्या लिखते हैं उसको? डिमिनिश। पॉजिटिव है, इसका मतलब इरेक्ट इमेज है। वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, और दूसरा क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड। क्लियर इतनी बात? तो 3 चीजें पूछी थी उसने हमसे, पोजीशन यानी v हमने फाइंड आउट कर दिया, नेचर वो वर्चुअल और इरेक्ट, लास्ट में भी आप लिख दोगे, साथ साथ भी लिखते चलो, जैसे v हमारे पास पॉजिटिव आया तो आप क्या लिख दोगे? वर्चुअल इमेज। फिर अगेन हमने m फाइंड आउट किया, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमें बस की हाइट नहीं दी गई है, तो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करके दिखा देंगे। मैग्निफिकेशन 0.23 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे पास इरेक्ट इमेज हो गई, और लेस देन 1 है यानी डिमिनिश हो गया। तो जितने भी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, जितने पार्ट्स क्वेश्चन में पूछे गए थे, हमने सबके आंसर दे दिए। क्लियर? तो पेज 170 पर एग्जांपल नंबर 10.1। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपके 2 एग्जांपल थे, 10.2, ये पिछला क्वेश्चन हो गया, 10.2। अब 10.2 सेम पेज आपका, पेज 170, 10.2 एग्जांपल। इसमें कहता है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। अब यहां पे ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया है आपको, चलो सॉल्यूशन करते हैं। क्या कहता है? h आपका जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। प्लेस्ड एट यानी आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नेगेटिव में होती है, तो u कितना हम लिखेंगे? -25 सेंटीमीटर। 0.0 हम छोड़ देते हैं ताकि कैलकुलेशन करते हुए कुछ एरर ना आ जाए, कंफ्यूज ना हो इसको लेकर के। इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन आप पढ़ते जाओ, जो डाटा दे रहा है वो लिखते जाओ, पर लिखते टाइम साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। कहता है ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसे होती है? हमारी नेगेटिव होती है, तो हम क्या लिखेंगे? f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे क्या पूछ रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। देखो बोल रहे हैं कहां पर स्क्रीन प्लेस की जाए। भाई स्क्रीन तो वहां रखेंगे ना जहां पर हमें इमेज मिलेगी, यानी जहां पर हमें इमेज मिल रही है वहीं पर स्क्रीन रखेंगे। इसका मतलब जो डिस्टेंस इमेज का मिरर से है, एक तरह से वही डिस्टेंस स्क्रीन का मिरर से है। यानी इनडायरेक्ट वे में वो आपसे क्या पूछ रहा है? v पूछ रहा है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। कहता है फाइंड द नेचर एंड साइज। अगेन वही नेचर फाइंड आउट करना है हमने, और साइज, यानी इस बार हम h डैश आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है। पिछले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दी थी, तो वहां पे मैग्निफिकेशन निकाल के छोड़ देंगे उतना। और ध्यान रखना है बेटा, मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती, तो कहीं उसके आगे सेंटीमीटर या मीटर प्लेस कर दो, तो मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं है। हाँ, जो हमारे पास डिस्टेंस थे v वगैरह, उनकी यूनिट होती है। एक बार देख लो, v हमारे पास देखो 1.15 मीटर हमने वहां पर यूनिट प्लेस करनी है। ठीक है जी, मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती तो उसको 0.23 ही छोड़ दोगे। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है आपसे? v पूछ रहा है। v का डायरेक्ट फॉर्मूला अगेन v इज इक्वल्स टू uf बाय u माइनस f। अब तो याद हो गए होंगे भाई, इतने लेक्चर्स कर लिए हमने, इतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद हो जाने चाहिए अब आपको। तो u कितना है? -25, मल्टीप्लाई करो, फोकल लेंथ कितनी है? -15। अच्छा एक चीज और, अब आपके पास कनकेव मिरर है, हमारे पास कनकेव मिरर की फोकल लेंथ देखो कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है? 25 सेंटीमीटर पर। जरा सोच के देखो, रे डायग्राम, फोकल लेंथ 15 यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन सेंटर कहां होगा? आपका 30 पर होगा, और ऑब्जेक्ट रखिए 25 पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रखिए बिटवीन C एंड F, तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड C, यानी V हमारा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड उसका 30 से ज्यादा आना चाहिए।
कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं। हमारे पास v नेगेटिव आएगा और मैग्नीट्यूड 30 से ज्यादा आनी चाहिए, और जो इमेज होगी हमारी वो इन्वर्टेड बनती है, यानी h डैश हमारा नेगेटिव में आना चाहिए और 4 से ज्यादा आना चाहिए। रे डायग्राम से सारा ध्यान में आ गया अब हमारे पास। तो रे डायग्राम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। देखो आपको आपके जो आंसर्स आएंगे उनका थोड़ा सा आइडिया लग गया कि मेरे आंसर कैसे आने चाहिए, कौन पॉजिटिव आना चाहिए और उसकी वैल्यू कितने से ज्यादा आनी चाहिए या कितने से कम आनी चाहिए। तो ये आइडियाज आपको हेल्प करते हैं ये फाइंड आउट करने में कि जो न्यूमेरिकल सॉल्व करके हमने आंसर्स निकाले हैं वो सही है या नहीं है। तो क्या क्या हमने सोचा कि v एक तो नेगेटिव आना चाहिए, दूसरा 30 से ज्यादा आना चाहिए, मतलब नेगेटिव हो गया, मैग्नीट्यूड 30 से ज्यादा आना चाहिए। सॉल्व करते हैं। u हमारे पास कितना हो जाएगा, -25 माइनस आपके पास -15, तो ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 25 इंटू 15 अपॉन -25 प्लस 15 हो जाएगा आपके पास। देखो -25 प्लस 15 तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 10 आ जाएगा। क्लियर हो गई। मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको आप, तो 15 5 द 75 होता है, 7 15 टू द 30 प्लस 7 375, माइनस आ गया डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया आपके पास -37.5। यूनिट क्या होनी चाहिए, देखो सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, तो यूनिट क्या प्लेस करेंगे हम, सेंटीमीटर प्लेस करेंगे, दैट इज v। अब हमने क्या सोचा था, देखो v नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव आ गया जी हमारे पास। v मैग्नीट्यूड में यानी वैल्यू जो हो वो 30 से ज्यादा आनी चाहिए, 37.5 आई, यानी जो कुछ हमने थोड़ा बहुत सोचा था वो ठीक चल रहा है हमारे पास। क्लियर हो गई। v आ गया हमारे पास। हमने पोजीशन फाइंड आउट कर ली। क्या कहता है, नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। देखो v नेगेटिव आया है, नेगेटिव है इसका मतलब क्या समझते हैं हम कि इमेज जो है वो हमारी रियल होगी, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो इमेज रियल हो गई। एक चीज फाइंड आउट कर ली नेचर में। अच्छा रियल पढ़ते हुए आए रे डायग्राम्स कि रियल इमेज हमेशा और हमेशा इन्वर्टेड होती है, लेकिन यहां पर मैं एक बार एच डैश फाइंड आउट कर ले, ये शो कर दें कि भाई इन्वर्टेड है तो एच डैश आपका नेगेटिव में आना चाहिए, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ हम इतना लिखेंगे कि रियल इमेज है हमारे पास। क्लियर। अच्छा जी, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश बाय एच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाय यू। हमें क्या चाहिए, हमें एच डैश चाहिए, तो एच डैश कितना हो जाएगा, एच से उधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ वी एच बाय यू। वैल्यूज प्लेस कर दो सारी की सारी, माइनस v कितना आया हमारे पास, -37.5 इंटू एच कितना है हमारे पास, 4 है, अपॉन u कितना था हमारे पास, देखो ऑब्जेक्ट कहां पड़ी है, -25, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और एक माइनस हमारे पास फिर पड़ा रहेगा, तो मल्टीप्लाई करो, 5 4 द 20 डेसिमल इधर 0 आ जाएगा, 2 7 4 द 28 प्लस 2 33, 4 3 द 12 प्लस 3 15, और ये माइनस यानी -150/25। अब 150 को 25 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 6, यानी हमारे पास h डैश कितना आ गया, नेगेटिव ऑफ 6 सेंटीमीटर यूनिट। यही सोचा था, h डैश नेगेटिव आना चाहिए और इमेज हमारी बड़ी बनती है और मैग्नीट्यूड 4 से ज्यादा आना चाहिए। तो क्या पता चला आपको, आपके पास इन्वर्टेड इमेज है, तो रियल और इन्वर्टेड ही आता है हमारे पास डाटा। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन जैसा हम सोच रहे थे आंसर हमारे वैसे ही आए, यानी हम लास्ट में श्योर हो जाएंगे कि हमने सही सॉल्व किया है। क्लियर हो गई। तो क्या पूछा गया था इसमें, एक तो स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर प्लेस करें, तो हम कह देंगे जी स्क्रीन जो है हम मिरर से 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस करें, किस तरफ, ऑब्जेक्ट वाली साइड, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ, वहां पर आपको आपकी इमेज मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड नेचर आ गया जी रियल और इन्वर्टेड, ये फाइंड आउट हो गया। साइज ऑफ इमेज वो हमारे पास आ गया -6 सेंटीमीटर, यानी इन्वर्टेड इमेज है और हाइट 6 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए बोले तो उसका आपको एच डैश एच की जरूरत भी नहीं थी, आप v बाई यू से भी फाइंड आउट कर सकते हो। एच डैश आपने फाइंड आउट कर लिया, आप एच डैश बाय एच के फॉर्मूले से भी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो, और वो कैसे आएगी, नेगेटिव ही आएगी हमारे पास। क्लियर हो गया। इजीली समझ में आ रहे हैं हमें क्वेश्चंस कि हमने कैसे करने हैं। एग्जांपल खत्म, आगे फिर आपके इंटेक्स के हार्डली मेरे ख्याल से शायद 2 क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है पेज 171 पर, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास।
कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। अब भाई देखो इसने इस बार कन्वेक्स मिरर स्पेसिफाई कर दिया। कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है यानी प्लस 32 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। अब फोकल लेंथ भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, f इज इक्वल्स टू r/2 प्लेस कर दो 32/2 यानी आपके पास पॉजिटिव 16 यूनिट नहीं भूलनी, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई प्लस 16 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है जी, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा, दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम पेज नंबर 171 और ये सेकंड क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का। कहता है कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस, ध्यान से देखना, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज। ये देखो इसने यहां पर गेम खेल दी, रियल इमेज 3 टाइम्स, इतना तो बता दिया उसने कि जो आपका जो एम है मैग्निफिकेशन, उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स यानी 3 है मैग्नीट्यूड, पर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो यहां पर उसने हिंट दिया है हमें रियल इमेज। रियल इमेज कैसे बनती है, आपकी इन्वर्टेड बनती है, यानी एम हमारा क्या होने वाला है, नेगेटिव में होने वाला है, यानी एम हमारे पास कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल्स टू -3 होगा। क्लियर हो गई आपके पास। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है आपकी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यानी यू दिया गया आपको, यू क्या होगा, वो तो नेगेटिव ही होता है, -10 सेंटीमीटर। कहता है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी वी पूछ रहा है आपसे कि भाई वी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास। बहुत इजी है, एम के फॉर्मूलाज हमने क्या किए हुए हैं, h'/h, और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या किया हुआ है, -v/u। और भी थे फोकल लेंथ और u, f और v की फॉर्म में, पर यहां पे हमारे इससे काम चल जाएगा। देखो h'/h, कहीं यहां पर हमें ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं गिवन, कहीं हमें इमेज की हाइट नहीं गिवन, तो ये वाला तो छोड़ दो। तो m को किससे रिलेट करेंगे, हम इससे रिलेट करेंगे, तो m इज इक्वल्स टू -v/u। क्या पूछ रहे हैं हमसे, v पूछ रहा है, u डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या हो जाएगा, -v इज इक्वल्स टू mu, नेगेटिव दूसरी तरफ ले जाओ तो v इज इक्वल्स टू -mu। हो गया इजी, प्लेस कर दो, v इज इक्वल्स टू नेगेटिव, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 है, और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -10। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव रह गया हमारे पास, तो 10 3 30 यानी -13 यूनिट्स। देखो हमारे पास अब सेंटीमीटर चल रहा है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, -30 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई जितना हमारे पास रिफ्लेक्शन पार्ट के हमने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके जी।